क्या बताया? हाँ, 99.9% के लिए एकदम स्टार्टिंग से आ रहा है। हाँ भैया, हेडिंग डालिएगा। ऑनलाइन वाले लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले तो नीचे हेडिंग डाल चुके हैं ना भैया। ऑनलाइन वालों से मुलाकात अभी हो रही है, दोबारा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट टर्न से मेरी टाइमिंग 2:15 2:30 के बीच में है, मतलब मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आज भी स्टार्ट कर दी थी मैंने नीचे वाले हॉल में। आपकी टाइमिंग यहाँ से सेट करिए। टाइमिंग अगर 12:30 से 2:30 की है तो उसको 2:30 पे क्लास छुड़वाइए। 12:30 की जगह 1 बजे आपकी क्लास स्टार्ट ना हो। बात समझ में आ रही ना मेरी भैया? मेरी टाइमिंग बहुत पुरानी है, हमने टाइमिंग अपनी चेंज नहीं करी है। तो नई टाइमिंग जो है 2:25 पे क्लास छुड़वा दीजिएगा तो आप, वरना हम क्लास नीचे स्टार्ट कर देंगे, मतलब नीचे स्टार्ट कर देंगे। हमें भी अपना सिलेबस टाइम पे ख़त्म करना है, रिवीजन भी टाइम पे कराना है। बात समझ में आ रही ना? तो 2:25 से 2:30 के बीच में आज भी स्टार्ट कर दी थी क्लास, नेक्स्ट टर्न पे भी स्टार्ट कर देंगे। तो वो आपको देखना है कि क्लास आपकी केमिस्ट्री की छूट रही कि नहीं छूट रही। छूट रही कि उसको जिम्मेदार आप होगे और यहाँ का पाई का सिस्टम होगा, हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। आपको पहले ही बता दिया है हमने, ठीक है? हाँ भैया, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा। सम ट्रिक नहीं, सम मैथमेटिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सम मैथमेटिक्स, जिसको आप ट्रिक बोलते हो ना, उसको वो ट्रिक होती नहीं यार, वो होती मैथमेटिक्स। सम मैथमेटिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उस मैथमेटिक्स को आप ट्रिक बोल लिया करते हो क्योंकि आपको ट्रिक के नाम से गुमराह कर दिया जाता है। वो ट्रिक व्रिक नहीं होती भाई, गणित होती है, ठीक है? गणित होता क्या है, उस परसेंटेज के लिए पूरा सॉल्व कर लिया, आखिरी में जो नंबर आया उस नंबर को रख दिया, बोले ये ट्रिक हो गई। अबे ट्रिक व्रिक नहीं होती है, ठीक है? वो क्या होती है, गणित होती है, ठीक है? तो एक ट्रिक होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बता रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 99.9% के लिए क्या, 10 इंटू टी हाफ। 99.9% के लिए 10 इंटू टी हाफ। 99% के लिए 6.6 इंटू टी हाफ। साथ में नोट करते चलिए बिना टाइम बर्बाद करे। 90% के लिए 3.3 इंटू टी हाफ और 75% के लिए नहीं, वो तो करा चुके थे, 60% के लिए 4/3 इंटू टी हाफ। 60% से क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है, 99.9% से पूछ चुका है, 99 और 90 को कोरिलेट करके भी क्वेश्चन आपस में पूछ चुका है। चलिए नोट करिए भैया, नोट कर लिया। 99.9% के लिए क्या, डायरेक्ट किसका मल्टीप्लाई करोगे, 10 का। 99% के लिए 6.6 का, 90% के लिए 3.3 का, 60 के लिए 4/3 इंटू टी हाफ का। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन सुनना, मान लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो 99.9% कंप्लीट हो रही है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 99.9% कंप्लीट हो रही है, हाफ लाइफ है 3 सेकेंड, तो टाइम बताओ। आंसर क्या, 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 30। बात समझ में आ गई ना? अगर इसके लिए पूछ रहा है तो 6.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसके लिए पूछ रहा है तो 3.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं खाली किसी एक पे बेस, वो तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। A first order reaction, a first order reaction a first order reaction completed 60%, completed 60%, in 12 seconds, completed 60% in 12 seconds. Calculate the half life of the reaction. खत्म हो गया। Calculate the half life of the reaction.
हाँ भैया ध्यान देना, टी ऑफ 60% बराबर ये लगाओगे ना 4/3 इंटू टी हाफ। क्या 4/3 इंटू टी हाफ। हाफ लाइफ निकालना है या टाइम निकालना है? हाफ लाइफ या टाइम? हाफ लाइफ निकालना है। और जब 60% वाला टाइम आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया हुआ है टाइम? 12 दिया है क्या? ये दिया हुआ है 12 सेकेंड बराबर 4/3 इंटू टी हाफ। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 12 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12 इंटू 3 और डिवाइड मारोगे 4 से तो बेटा 36 आ जाएगा। और 4 9 होता है 36, 4 9 जा 16। आंसर आएगा 9 सेकेंड इज द राइट आंसर। फटाक से नोट कर डालो। तो अगर इन परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन नंबर को डायरेक्ट ध्यान रखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, सीधे आंसर निकाल लो। फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। मेथड लॉन्ग होगा, बस इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है? मेथड लॉन्ग होगा लेकिन ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड नहीं है। आपने क्या किया है, पूरी गणित लगाई है, फॉर्मूले में गणित लगाने के बाद एक नंबर आया है, इसके लिए 10 नंबर आया, इसके लिए 6.6 आया, इसके लिए 3.3, उस नंबर का मल्टीप्लाई हाफ लाइफ में कर दिया। कैसे बे? देखो जरा एक मिनट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन बोलो क्या? टी हाफ बराबर क्या होता है? के बराबर क्या? के। और के बराबर एक फॉर्मूला और होता है 2.303। क्या होता है भैया? 2.303। अबे यार 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है ना भैया। अब मान लो आपसे क्वेश्चन बोलता कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 99.9% कंप्लीट हो रही है, हाफ लाइफ दिया है 2 सेकेंड, टाइम निकालो, तो निकाल तो यहां से लेते, लेकिन जरा आया कहां से एक बार जरा फटाक से देख लेते हैं। 0.693 हाफ लाइफ मान लिया 2 सेकेंड दी है और ये हो गया 2.303। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। लॉग ऑफ इनिशियल परसेंट हमेशा कितना होगा? 100 अपॉन 100 माइनस कितना खत्म हो गया है? 99.9 खत्म हो गया है, तो 100 माइनस 99.9, तो 100 में से 99.9 घटाओ, कितना आया? 0.1। कितना आ गया? 0.1। तो भैया ये आ जाएगा 0.1 नीचे बचेगा, पॉइंट हटेगा, जीरो ऊपर बढ़ेगा, क्या आ जाएगा? 1000 को 10 की पावर क्या लिख सकते हो? 3 आ जाएगा बाहर, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, जो नंबर आएगा वो 10 आएगा, उस 10 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया है। वो गणित को ट्रिक बता दी है, वो ट्रिक नहीं है, वो क्या है? गणित है जो पूरा सॉल्व करने के बाद यहां निकला हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट दिमाग में रखना, जैसे वहां पे रखा था। कहां पे? 100% बचा तो टी, 50% बचा तो टी हाफ, अच्छा 25 बचा तो 2 टी हाफ, 12.5 बचा तो 3 टी हाफ, 6.25 4 टी हाफ, 3.125 5 टी हाफ। वो दिमाग में रखा था ना, तो इसको दिमाग में रखना कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हुई, बचा नहीं। क्या? कंप्लीट हुई। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो कितने का मल्टीप्लाई? 10 इंटू टी हाफ। 99% के लिए 6.6 इंटू टी हाफ, 90 के लिए 3.3 इंटू टी हाफ, और 60 के लिए क्या? 4/3 इंटू टी हाफ। तो ये मैथमेटिक्स दिमाग में रखोगे ना भैया, ठीक बात। फर्स्ट लास्ट टर्म पे हम लोग ने पढ़ लिया था क्या? आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला देखना है, 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे। लेकिन वो फॉर्मूला देखने के पहले एक क्वेश्चन करेंगे, तो साहब क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। अ केमिकल रिएक्शन रिएक्शन नोट करिए, A plus B gives to C plus D। A chemical reaction नोट करिए, A plus B gives to C plus D। Having the rate law नोट करो, R बराबर के A की पावर 1 B की पावर 1।
R बराबर के A की पावर 1 B की पावर 1। If concentration of A increases four time, if concentration of A increases four time and concentration of B increases 16 time, concentration of B increases 16 time, then what is the effect in rate constant? Then what is the effect in rate constant? बोलो भैया क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, मोल, वेट, इन किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। हमें लगता तो है कि यार रेट कांस्टेंट है, हमने अगर इसको चेंज किया तो चेंज होगा। कैसे होगा? तो हम लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं कि यार K बराबर R अपॉन क्या लिख सकते हैं? एक्टिव मास ऑफ A अपॉन एक्टिव मास ऑफ B लिख सकते हैं। तो बोलते हैं K जो है ये इसके इन्वर्सली है। अबे ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो आपने लैब में निकाली है। हमें कॉपी में देखने में ऐसा लगता तो है कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक्चुअल में डिपेंड नहीं करता है। कितनी भी कंसंट्रेशन चेंज करो, कितना भी प्रेशर चेंज करो, ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे। ये डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। कंसंट्रेशन, प्रेशर, मोल, वॉल्यूम, वेट ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर लिखो, रेट कांस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेट कांस्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेट कांस्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन कॉमा प्रेशर कॉमा मोल कॉमा वॉल्यूम वेट किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड इन टेम्परेचर। ये डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे। इट डिपेंड इन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है? तो अब दिमाग में आया K बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब आपको हम बताने जा रहे हैं दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट। अच्छा, K1 K2 तब कब हो सकता है? K1 K2 कब हो सकता है? क्या C1 C2 पे हो सकता है? भैया कंसंट्रेशन चेंज करने पे क्या कांस्टेंट चेंज हो सकता है? तो K1 K2 क्या P1 P2 पे हो सकता है? नहीं। क्या W1 W2 पे हो सकता है? नहीं। मोल N1 N2 पे हो सकता है? नहीं। T1 T2 पे हो सकता है? हाँ, T1 T2 पे हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। उसी वाले फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन द two different rate constant at two different temperature ब्रैकेट में लिखिए K1 कॉमा K2। अब ऐसे लिखो, घूर रहा है, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखो बेटा, K1 फिर कॉमा ऐसे लगाते हैं, उसके बाद K2 एंड ऐसे एंड लिख लो, फिर T1 कॉमा T2 ब्रैकेट में।
किसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं? K1 K2 और T1 T2 के बीच में। तो फॉर्मूला बता रहे हैं वो वहीं से बन के आएगा, कहां से? log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। दोनों आर्हेनियस के लॉग फॉर्म को माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला? ध्यान देना, log ऑफ K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। चलो भैया नोट कर लो। log ऑफ K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब क्या दिक्कत है भाई? पूरा साइड हो जा रहे हैं भाई, थोड़ा क्यों हो जाएंगे? ले पूरा साइड हो गए। हाँ बेटा, ओके बेटा, ओके ओके। हाँ भैया नोट कर लिया? बोलो, K1 क्या है? रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पे? T1 पे। K2 क्या है? रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पे? T2 टेम्परेचर पे। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है? 2-3 क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है। क्या पूछा है वो बात की बात है, पहले हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर बिना पेन चलाए बोलना, पेन मत चलाना, आंसर बोल देना। एक कोई केमिकल रिएक्शन है, वो कंप्लीट हो रही है 300 केल्विन टेम्परेचर पे। एक कोई केमिकल रिएक्शन है, वो कंप्लीट हो रही है 300 केल्विन टेम्परेचर पे। कितने पे? 300 केल्विन टेम्परेचर पे। कोई नहीं, और रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 पे आओ, 4 पे आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब मन हो जाओ, जब मन हो आओ, कोई दिक्कत नहीं। कभी नहीं रोकते किसी को, टेंशन मत लो। हाँ भैया ध्यान देना। तो 300 केल्विन पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब यही रिएक्शन 340 पे कंप्लीट हुई। यही रिएक्शन 340 पे कंप्लीट हुई। व्हाट इज द इफेक्ट इन रेट कांस्टेंट? 16 टाइम इंक्रीजेस। दोनों को घटाया, कितना बचा? 40। 0 हटाया 4, 2 की पावर 4, कितना आ गया? 16। 16 टाइम इंक्रीजेस। इतनी बात याद है? तो अब ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, अ केमिकल रिएक्शन that is endothermic in nature. A chemical reaction that is endothermic in nature. If reaction completed at 300 Kelvin temperature, if reaction completed at 300 Kelvin temperature, and same reaction completed at 320 Kelvin temperature, 320 Kelvin temperature, find the value of activation energy. Find the value of activation एनर्जी। चलो साहब, ये वाला हम निकाल के दिखा रहे हैं, अगला आप निकालना। फॉर्मूला क्या साहब? log ऑफ K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है। अब पहले तो K1 K2 क्या है ये देख लिया जाए। तो जिन्होंने ये बात नहीं पढ़ी है, एक बार वो लोग ध्यान दें। आपको एक टेम्परेचर दिया है बेटा, कितना? 320। दूसरा टेम्परेचर 300। तो क्या करते हैं, दोनों टेम्परेचर को आपस में घटा लेते हैं। जिन्होंने पढ़ा नहीं वो लोग ध्यान दें। घटाने के बाद जो बचे उसमें से 0 हटा लेते हैं। अब जो बचे उसको 2 की पावर में लगा लेते हैं। तो 2 बचा है, 2 की पावर 2,
तो 2 की पावर 2 क्या हुआ बेटा 4। तो आंसर आता है रेट कांस्टेंट 4 गुना बढ़ गया। ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ता कैसे घटता है, तो टेम्परेचर को आपस में घटाया, जो बचा उसमें से 0 हटाया, अब जो बचा उसको 2 की पावर में लगाया और देखा क्या आया 4 आया साहब। तो रेट कांस्टेंट कितना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। तो भैया अगर K1 K था तो K2 क्या हो गया 4K। भाई रेट कांस्टेंट कितने गुना बढ़ा 4 गुना। तो कौन 4 गुना बढ़ा, पहले वाला या बाद वाला, बाद वाला। तो K1 को क्या मान लिया K, तो K2 क्या हो गया 4K। तो निकाल लो यार, log ऑफ K2 की जगह 4K, K1 की जगह K। EA फाइंड आउट करना है 2.303, R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 320 माइनस 300 अपॉन 300 गुणे 320। तो ये तुम्हारा आ जाएगा K से K क्या हो गया कैंसिल। log 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 2 बाहर आ जाएगा और log 2 की वैल्यू 0.3010। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को, पक्का ना भैया, ठीक बात। बराबर EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और इंटू 20 अपॉन, बोलो यार कितना आ रहा है ये, मल्टीप्लाई करो 32 32 दूनी 64 और 64 त्याई 32 त्याई 96। तो 96 1 2 सही बोला है ना यार, ठीक बात 1 2 3। अब जरा EA निकालो यार, EA निकालो कितना आ रहा है, फटाफट निकालो कितना बेटा 55 नहीं, यहीं से आ रहा है या 1000 डिवाइड मारा है, हाँ ठीक बात भैया। जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, याद है ना क्वेश्चन में हमेशा किस में पूछेगा किलो जूल में, और यहां से जो निकलेगा वो किस में निकलेगा जूल में। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1000 का डिवाइड मारोगे। तो ये आ गया 2 इंटू 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 96000, ये तो हुआ डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1000 पे गोला बना रहे हैं, ये अलग से लाए हैं। क्यों अलग से लाए हैं, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। कितना आ गया है 55.3 किलो जूल पर मोल, दैट इज राइट। नोट करो भैया फटाक से। आज अभी क्लास के पहले किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था सेम पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे कि 2 कांस्टेंट के 2 टेम्परेचर दिए हैं और क्या पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो निकाल लेंगे, सिंपल है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को चेंज करने पे रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है। अगर रेट कांस्टेंट का फर्क पता है आपको तो आप निकाल लोगे रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर नहीं पता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा तो आप क्वेश्चन निकाल ही नहीं सकते हो किसी भी हालत में। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को चेंज करने पे रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए नोट करिए इसको। कल सुबह 10 बजे से क्लास है आपकी, कल सुबह 10 बजे से क्लास है। हमें खुद नहीं पता कितने बजे तक, कितने बजे से, ग्यारह से क्लास है। तुम्हारी क्लास सारा छूटेगी। अच्छा बायो क्लास कितने बजे से, बायो क्लास 11:20 से, पक्का पक्का। तुम लोग की क्लास कितने बजे से है, कितने बजे से, मतलब 8 बजे, पक्का 8 मान लो। चलो अभी टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अभी टाइम बताते हैं कितने बजे से, पहले इसको नोट करो।
हटा भी इसको, नोट कर लो। हाँ मेरे भाई, भैया नोट करो फटाफट, हम टाइम ही बता रहे हैं, क्लास तो लेंगे, बेफिक्र रहो। 8.3 फिक्स ऑलवेज ऑलवेज लिखवा चुके लास्ट ईयर। हाँ भैया नोट कर लिया ना? अब बोले क्वेश्चन, चलो लिखो फटाक से। हैं अभी यार बदल ही नहीं पा रहे हैं भैया। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? अगला निकाल लोगे? अगर किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो बता दें, हम एक बार और आराम से बता देंगे। अगला निकाल के दिखाना है आपको, निकाल लोगे ना अगला क्वेश्चन? बस कांस्टेंट के लिए क्या करोगे, दोनों टेम्परेचर आपस में घटाओगे, जो टेम्परेचर बचेगा 0 हटाओगे, अब जो बचेगा उसको 2 की पावर में लगाओगे, ये पता चल जाएगा कि रेट कांस्टेंट कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लिखो फटाक से क्वेश्चन। अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction A convert to B plus C, a chemical reaction A convert to B plus C, that is endothermic in nature, that is endothermic in nature. If reaction completed at 400, if reaction completed at 400 Kelvin temperature, 400 Kelvin temperature, and आगे लिखिए, and temperature increase by 30 Kelvin, and temperature increase by 30 Kelvin, then find the activation energy. निकालो फटाफट। then find the activation energy. Then find out the activation energy. बस इतना बता दो, K2 की जगह क्या रखा है, K की जगह, K2 की जगह 8K, K1 की जगह K। अब निकाल लोगे आराम से, गुणा भाग करते रहना। जिनको दिक्कत हो वो एक बार ध्यान दें भैया। एक टेम्परेचर कितना है बेटा, 400 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर कितना है, 440 केल्विन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना 430 है। ठीक ठीक। अगला टेम्परेचर है
430 केल्विन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30 केल्विन इंक्रीज कर दिया गया। तो भैया 400 था, 30 केल्विन और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 430। तो ये T1 ये T2 दोनों को घटा लिया, कितना आया 30, जीरो हटा लिया, कितना बचा 3, 2 की पावर 3 लगा लिया, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितने टाइम हो गया 8 टाइम इंक्रीजेस। तो भैया फॉर्मूला लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303। R की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं 8.314, T2 माइनस T1 कितना 30, T1 इंटू T2 तो 400 गुणे 430। ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ K2 की जगह 8K, K1 की जगह K, K2 की जगह आपका हो जाएगा 8K और K1 की जगह K से K कैंसिल हो जाएगा। ये EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 30 अपॉन 400 इंटू 430। ये log 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो भैया 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा इंटू log 2 की वैल्यू क्या 0.3010। चलो यहाँ रख दो और सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। जो भी आए 1000 डिवाइड मार देना, जो भी आएगा 1000 डिवाइड मार देना तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा 8.31 कितना बेटा 99 जो भी आ रहा है देख लीजिएगा 30 अपॉन 400 इंटू 430 नोट करिए भैया। जो भी आएगा निकालने के बाद क्या करोगे 1000 का डिवाइड कर देना तो आंसर जूल की बजाय किस में आ जाएगा किलो जूल में। भैया हटा दें इसको, नोट कर लिया ना। निकाल लेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक। हेडिंग डालिएगा। अब टाइम तो ज़्यादा लगेगा हर चीज़ का थोड़ा ये थोड़ा ना होता है कोई क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ 45 में से 11 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के, 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, 5 से 8 क्वेश्चन जनरल के और बाकी क्वेश्चन फिजिकल के। इनऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा 5 से 6 सेकंड, 5 से 6 सेकंड याद होगा, खटाक से टिक मारोगे। ऑर्गेनिक के एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड। तो जो टाइम बचेगा वो कहाँ लगाओगे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। ऑब्वियस सी बात है यार फिजिकल में तो। अच्छा तुम ये सोचो कि तुम अगर ये सोचो कि पीएच का क्वेश्चन, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन तुम बिना गुणा भाग किए निकाल लो। अबे निकालना पड़ेगा यार, उसमें टाइम 2 मिनट लगेगा 3 मिनट लगेगा, लेकिन टाइम बचाया भी तो है तो बैलेंस भी तो होगा ना। हम एवरेज टाइम की बात करते हैं कि एवरेज टाइम एक क्वेश्चन में 50 से 60 सेकंड लगना चाहिए एवरेज टाइम। किसी में 5 सेकंड तो किसी में 2 मिनट, किसी में 10 सेकंड, किसी में 1.5 मिनट। बात समझ में आ रही ना भैया। तो ये क्वेश्चन अगर तुम ये सोचो कि इसकी कोई ट्रिक है, अबे गुणा भाग की कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। हाँ भैया हेडिंग डालिएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हेडिंग डालिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन है, एक एलिमेंट्री और एक क्या कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री से आज तक ना कोई क्वेश्चन बना है ना कोई क्वेश्चन बनेगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 से 4 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से बन चुके हैं नीट में। क्या होता है, एक स्टेप स्लो दिया होगा, एक स्टेप फास्ट दिया होगा, एक रिएक्शन दी होगी, बोलेगा फाइंड आउट द रेट लॉ या फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फर्क क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो
एक ही स्टेप में कंप्लीट हो और इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ऑर्डर के बराबर हो। मतलब रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अगर 2 है तो रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2। और रिएक्शन हमेशा एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, एक से ज्यादा स्टेप ना लगे। इसका उल्टा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो और ऐसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकता है। तो पहले एलिमेंट्री करते हैं, उसके बाद डिटेल में कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो आपने हेडिंग डाली क्या, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब अलग से लिखना एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में लिखिएगा वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरी हो, वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरी हो, वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरी हो और ऐसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। और ऐसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। और ऐसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एलिमेंट्री से कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना पूछा गया है, क्योंकि बहुत ही आसान रिएक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखेंगे कॉम्प्लेक्स से क्या बनते हैं। भैया इस रिएक्शन की अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, और इस रिएक्शन की ऑर्डर की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर के एग्जाम्पल जब लिखेंगे तब आपको लिखवाएंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये होती है अगर सनलाइट नहीं है तो। सनलाइट है तो 0 ऑर्डर, सनलाइट है तो 0 ऑर्डर, तो सनलाइट नहीं है तो ये ऑर्डर सेकेंड। एक स्टेप में रिएक्शन पूरी हो रही है, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर है, रिएक्शन का टाइप क्या हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन। चलिए नोट करिए फटाक से। नोट करते करते एक बात जरा देखिए, 2O3 3O2, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी, 2। मानते हो? ऑर्डर बताओ, ऑर्डर फर्स्ट। भूल गए? अबे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 NH4 NO2 O3, तो O3 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट। बोलो मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर फर्स्ट। सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं? नहीं, क्योंकि एलिमेंट्री में 100% मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर। यहां मॉलिक्यूलरिटी 2 है और ओजोन का डिकम्पोजिशन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर को। इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एग्जाम्पल एलिमेंट्री का नहीं, ये पूछ रहे हैं खाली एग्जाम्पल ये नोट करना, सिर्फ ये नोट करना एलिमेंट्री का एग्जाम्पल। हम एक रिएक्शन यहां लिख रहे हैं, बताना कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री का एग्जाम्पल है या नहीं है। बोलो बोलो। चलो हमें नहीं पता, हमें इतना बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या, फर्स्ट। मॉलिक्यूलरिटी क्या, मॉलिक्यूलरिटी 1 ही तो है, तो ये कैसी हो गई, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बताओ, अब बताओ, अब नहीं है मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर 1, याद है ना भैया? तो अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन तो बनेगा साहब कॉम्प्लेक्स से। ये एग्जाम्पल नोट कर लिया ना, ठीक। हेडिंग डालिएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो तो हम लिखवा ही देंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप में पूरी होती है। एक स्टेप स्लो होता है, बाकी स्टेप फास्ट होते हैं। स्लो रेट डिटरमाइन करता है, फास्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं और पुटअप करते हैं, फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कभी ऑर्डर के बराबर नहीं होती है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में जो पूछेगा
पहले वो देखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद जो कहानी है वो लिख भी लेंगे। अभी कुछ लिखना नहीं, जरा समझना। नीट में पूछा हुआ पहला क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान देना। ओजोन O2 प्लस O, ओजोन प्लस O गिव्स टू 2O2। बोला गया कि ये रिएक्शन है बेटा फास्ट, और ये वाली जो रिएक्शन है ये है स्लो, और इन दोनों को जोड़ करके एक टोटल रिएक्शन बना दे। तो जब जोड़ोगे तो बोलो O से O कैंसिल। कभी कभी तीसरी रिएक्शन ना दी हो तो परेशान मत होना, दोनों को जोड़ के टोटल रिएक्शन बना लेना। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। O3 और O3 बोलो क्या हो गया, 2O3, और इधर क्या हो गया, 2 और 1 3, 3O2। ये हो गई मेन रिएक्शन। भैया कितने स्टेप में रिएक्शन पूरी हुई है, 2 स्टेप में, एक स्टेप स्लो और एक स्टेप फास्ट। तो पहली बात तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एलिमेंट्री तो एक ही स्टेप में पूरी होती है। अब क्या करेंगे, जो स्लो रिएक्शन होगा ना उसका लिख लेंगे रेट लॉ। रेट लॉ लिखना आता है? रेट लॉ कैसे लिखते थे याद करना, R बराबर के जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको लिख लो। तो एक्टिव मास ऑफ O3 और एक्टिव मास ऑफ O। अब एक खास बात सुनना, अभी तक क्या किसी रिएक्शन में तुम्हें ये पता होता था, ये लिखा होता था कि ये रिएक्शन स्लो है? नहीं, खाली रिएक्शन लिखी होती थी, स्लो नहीं लिखा होता था। अगर रिएक्शन के सामने ये लिखा है कि ये स्लो रिएक्शन है तो एक बात 100% पक्की हो जाती है कि थाली में जितने लड्डू ये रखे हैं ये उतने ही निपटाएंगे। मेरी बात समझना, प्लेट में जितने लड्डू रखे हैं अंकल जी उतना ही निपटाएंगे, अगर ये पता है कि स्टेप कौन सा है, स्लो। समझे नहीं हमने क्या बोला? अब समझना, अगर स्लो स्टेप है तो जो कॉफिशिएंट यहां होगा वही पावर में आएगा, और वही क्या होगा, ऑर्डर उसके रिस्पेक्ट में। तो भैया O3 का कॉफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो पावर क्या लगा दो 1। O का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो पावर क्या लगा दी 1। इतनी बात समझ में आई भैया? रेट लॉ कैसे लिखते थे पहले की तरह, R बराबर क्या लिखा, K, जितने रिएक्टेंट हैं दोनों रिएक्टेंट को लिखा, और उन रिएक्टेंट की वही पावर लगा दी जितने मोल थे। यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 था तो पावर 1, यहाँ कॉफिशिएंट 1 था तो पावर 1। अगली बात, जो फास्ट रिएक्शन है उसके लिए निकाल लेंगे, एक काम करो, इसको मान लो क्या K1 और इसको मान लो क्या K2। जो फास्ट वाली रिएक्शन है उसके लिए निकाल लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर किसी को निकालना ना आता हो तो एक बात ध्यान रखे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है एक्टिव मास प्रोडक्ट का अपॉन एक्टिव मास रिएक्टेंट का, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप Kc बोलते हो या Kp बोलते हो, तो हम K2 मान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ K1 माना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फास्ट वाले का निकालेंगे, तो फास्ट वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है बोलो, O2, और कौन है O, अपॉन कौन है O3। ठीक, इतना लिख लिया। K2 बराबर एक्टिव मास ऑफ, K2 बराबर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनना, यहीं से आंसर आ जाएगा। अबे आंसर 50 सेकंड में निकलेगा, वो तो हम इतना टाइम लगा रहे हैं, सीधे आंसर निकलेगा। इसके लिए रेट लॉ लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस सिर्फ एक बात सुनना जो अप्लाई करनी है, आखिरी बात, ये तो कॉमन बातें थी जो पहले ही बता चुके हैं आपको। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें जरा देखो कितने कंपोनेंट हैं, 1 2 3 कंपोनेंट हैं। इसमें से एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढो, इसमें से एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढो जो रेट लॉ में हो
लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। फिर सुनना, हमने क्या बोला, इन तीनों में से एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढो जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। क्या ऐसा कोई है? क्या ऐसा कोई है? अगर ऐसा है तो ऑर्डर बदलेगा, अगर ऐसा कोई नहीं है तो जो लिखा है वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग एक बात बोलते हैं, एक बकवास बोलते हैं, क्या? स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। एक बात और बोलते हैं कि स्लो स्टेप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। सही है, लेकिन कहीं कहीं ये लिख देता है स्लो स्टेप ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। गलत लिखा है साहब। फास्ट स्टेप भी कभी कभी ऑर्डर में फर्क कर देता है। कब फर्क कर देता है? जब कोई ऐसा कंपोनेंट मिल जाए जो अपन की बात माने। क्या बात माने? एक ऐसा कंपोनेंट जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। ऐसा क्या है यहां पे? हाँ है। कौन है? नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि रेट लॉ में है लेकिन मेन रिएक्शन में नहीं है। भैया, इन तीनों में से एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढो जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। तो O2 तो यहां नहीं था, बेकार हो गया। O3 यहां था लेकिन यहां भी था, बेकार हो गया। अपने काम का कौन? जो यहां तो हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। तो ऐसा कौन है? O है, यहां पे है लेकिन मेन रिएक्शन में नहीं है। तो O की वैल्यू निकालो और यहां पुटअप कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो भैया, अब वैल्यू कैसे निकालोगे? अबे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, बहुत कठिन होता है। तो O की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां लिख रहे हैं एक्टिव मास ऑफ O बराबर भैया K2 इंटू O3, K2 इंटू O3 इंटू O2 की पावर -1। बोले सब ठीक है, बस यहां पे आके हार्ट अटैक आ गया। अबे K2 इंटू O3, आपने O की वैल्यू निकाली है ना, तो O बराबर K2 इंटू O3 अपॉन A2। अबे इसकी वैल्यू निकाल ले हो ना O की, तो अपॉन A2 आएगा ना, तो अपॉन O2 आएगा ना, तो O2 ऊपर जाएगा। तो ये प्लस की बजाय क्या हो जाएगा? माइनस। क्या इतनी बात समझ में आ गई भैया? किसकी वैल्यू निकाल ली है? O की। उठा के पुटअप कर दो यहां पे, O की वैल्यू उठा के पुटअप कर दो यहां पे। चलो देख लो, R बराबर, खत्म हो गया क्वेश्चन, K1 इंटू O3 आगे O की जगह क्या रखोगे? K2 इंटू O3 इंटू O2 की पावर -1। तो इसकी जगह रखोगे K2 इंटू O3 इंटू O2 की पावर -1। अबे K1 K2 दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, एक रिजल्टेंट कांस्टेंट क्या मान लिया? K। O3 इंटू O3 की पावर 1, O3 की पावर 1, तो क्या हो गया? O3 की पावर 2 और क्या हो गया? O2 की पावर -1। आंसर आ गया ये रेट लॉ। अच्छा, अगर हमने रटा होता, रटा तो है ही है हमने ना, कि O3 का डिकम्पोजिशन किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर को। अगर रटा होता, हाँ ठीक, ऑर्डर तो फर्स्ट फॉलो करता है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग सीधे क्या टिक करते? कैसे टिक करते यार? फर्स्ट ऑर्डर है तो R बराबर के एक्टिव मास ऑफ O3 की पावर क्या लगाते? 1। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि O3 क्या डिकम्पोजिशन में O3 के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है O3 के रिस्पेक्ट में। O3 का डिकम्पोजिशन किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर को। अबे 2 - 1 कितना आएगा? फर्स्ट ऑर्डर ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता O3 के डिकम्पोजिशन में O3 का ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर। रटा होता तो क्या लगाते? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जबकि होता यहां पे है सेकेंड ऑर्डर। ओवरऑल क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने क्या लिखा, क्या बताया, सब भूल जाओ। एक बार और करते हैं, अब कम टाइम में करेंगे, जैसे एग्जाम में करते हैं। O3 O2 O। एक बच्चे ने हमसे बोला, सर ये बताइए ये कैसे पता करेंगे कौन फास्ट है कौन स्लो है? तो हमने उससे कहा कि एक्सिस बिल्डिंग है आगे वाली, उसमें 5 फ्लोर हैं, 5वें फ्लोर पे मेरे साथ चलना, हम तुम साथ में कूदेंगे,
और निपट जाएंगे, ऊपर पहुंचेंगे, तब उससे पूछेंगे ये बताओ कौन स्लो है कौन फास्ट है। तो किसी केमिकल रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते हो, आप भगवान नहीं हो, कि कौन स्लो है कौन फास्ट है। वो एग्जाम में हमेशा दिया होगा, वो लिखा मिलेगा कौन स्लो है और कौन फास्ट है। ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा ना? हाँ कह रहा है यस सर आ रहा है। हाँ भैया ये हो गया फास्ट। अब अगली रिएक्शन O3 प्लस O गिव्स टू 2O2, ये क्या हो गया? ये हो गया स्लो। ठीक, ये मेन रिएक्शन दी है, दोनों को जोड़ के 2O3। अभी हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया भैया, जो बोलो बहुत टाइम लग गया। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ होगा एग्जाम में इतना। अब बोलेगा फाइंड द ऑर्डर। अबे स्लो वाले के लिए क्या लिखो? रेट लॉ। चलो लिखते हैं R बराबर K1 एक्टिव मास ऑफ O3 एक्टिव मास ऑफ O। फास्ट वाले के लिए क्या लिखो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ O2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O अपॉन एक्टिव मास ऑफ O3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में से जितने भी कंपोनेंट हैं, एक ऐसा कंपोनेंट पता करो, एक ऐसा कंपोनेंट देखो जो रेट लॉ में हो, जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। क्या ऐसा कोई है? हाँ है। कौन है? नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू निकाली, K2 इंटू O3 और अपॉन O2 आएगा। O2 को ऊपर लेके आओगे, O2 की पावर -1, सीधे उठा के O की वैल्यू यहां रख देना। अब रखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे यार अबे सॉल्व थोड़ो ना कर रहे हो, सीधे देख लेना। O3 की पावर 1, O3 की पावर 1, बोलो O3 की पावर क्या आ जाएगा? 2 और O2 की पावर क्या आ जाएगा? -1। आ गया क्या? रेट लॉ आ गया क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लो यार। R बराबर क्या? K1 इंटू O3 और O की जगह क्या रखा? K2 इंटू O3 इंटू O2 की पावर -1। O की जगह ये उठा के रख दिया। K1 इंटू K2, दो रिजल्टेंट कांस्टेंट K मान लिया। O3 इंटू O3, O3 की पावर 2 हो गया और O2 की पावर -1। ये आ गया आंसर। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? बोलो नहीं आई। एक बार और बताएंगे, सुन लेना, अगले क्वेश्चन में एक बार और बताएंगे, लेकिन एक बात, सिर्फ बात एकदम सिंपल है। अगर एक बात दिमाग में है, क्या? स्लो रिएक्शन के लिए बोलो क्या लिखोगे? रेट लॉ। बोलो इतना लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? फास्ट रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इतना लिख लोगे। अब एक बात दिमाग में रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन टर्न होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में से एक ऐसा कंपोनेंट जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, उसकी वैल्यू निकालेंगे और पुटअप कर देंगे। मान लीजिए ऐसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं जो हमारी बात मान रहा है। हमारी बात क्या? एक ऐसा कंपोनेंट जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। मान लो ऐसा कंपोनेंट कोई हो ही ना यहां पे, तो क्या? तो जो लिखा था ना वही हो जाएगा आंसर, और 1 + 1 आंसर क्या आ जाता? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब लिखना शुरू करो। 3 क्वेश्चन कराएंगे इसी पैटर्न के, जो तीनों नीट में पूछे हैं। एक और इससे अच्छा क्वेश्चन नीट में पूछा था 2 साल पहले, 18 में शायद पूछा था। 3 इक्वेशन दी थी और रेट लॉ फाइंड आउट करना था। अभी कराएंगे तो और एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले लिखना शुरू करो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। पॉइंट नंबर 1, ऐसी रिएक्शन जो हमेशा एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो। ऐसी रिएक्शन जो हमेशा एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो और इस रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन जो हमेशा एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो और इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर नहीं होती है। और इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर नहीं होती है। और इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर नहीं होती है। अगला पॉइंट लिखिए। जो स्लो स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है।
जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। कहने का मतलब स्लो रिएक्शन के लिए, कहने का मतलब स्लो वाली रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखेंगे। स्लो वाली रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखेंगे और फास्ट वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फास्ट वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फास्ट वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक ऐसा कंपोनेंट निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक ऐसा कंपोनेंट निकालेंगे जो रेट लॉ में तो हो, एक ऐसा कंपोनेंट निकालेंगे जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो और उसकी वैल्यू रेट लॉ में पुटअप करेंगे और उसकी वैल्यू रेट लॉ में पुटअप करेंगे और फाइंड कर लेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फाइंड कर लेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल नोट करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, 2017 में पूछा हुआ है नीट में। फटाक से इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड ऑर्डर और टू के रिस्पेक्ट में माइनस वन ऑर्डर, दोनों को मिला के फर्स्ट ऑर्डर। नोट कर लिया भैया? अगला क्वेश्चन बोले, नोट कर लो। भैया नोट कर लिया? बोलना शुरू करें। 2017 नीट का क्वेश्चन लिखो। आपने पेपर देखा होगा तो क्वेश्चन भी देखा होगा। x2 प्लस y2 gives to 2xy। x2 प्लस y2 gives to 2xy। ये है मेन रिएक्शन, ठीक। अब स्टेप 1 लिखो, ये मेन रिएक्शन है। x2 प्लस y2 gives to 2
2xy, ये मेन रिएक्शन हो गई। अब स्टेप 1 लिखो, x2 gives to x plus x, x2 gives to x plus x। इस वाली रिएक्शन में रिवर्सिबल का साइन बना देना। रिवर्सिबल का साइन समझते हो ना यार, ये एरो आगे और ये एरो पीछे, जानते हो ना बेटा, वेरी गुड। इसके सामने लिखो फास्ट रिएक्शन, इसके सामने लिखो फास्ट रिएक्शन। सेकेंड लिखो x प्लस वाई गिव्स टू एक्स वाई, सेकेंड लिखो अगली रिएक्शन, x प्लस वाई गिव्स टू एक्स वाई। इसके सामने भी लिखो फास्ट रिएक्शन, x प्लस वाई गिव्स टू एक्स वाई, इसके सामने भी लिखो फास्ट रिएक्शन। x प्लस वाई टू, अगली रिएक्शन, x प्लस वाई टू गिव्स टू एक्स वाई प्लस वाई, गिव्स टू एक्स वाई प्लस वाई। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। फाइंड द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन के नीचे एक पॉइंट लिखना, क्वेश्चन के नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, अगर फास्ट रिएक्शन एक से ज्यादा दी हो, अगर फास्ट रिएक्शन एक से ज्यादा दी हो तो उस फास्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, तो उस रिएक्शन का, उस फास्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं जो इक्विलिब्रियम पर होती है, जो इक्विलिब्रियम पर होती है। भैया ध्यान देना, x2 प्लस y2 गिव्स टू, ये वाला आंसर निकालना नहीं है, बता रहे हैं, अगला वाला आप निकालना। ये मेन रिएक्शन हो गई, या ये क्या हो गई, मेन रिएक्शन। अच्छा अगली रिएक्शन क्या है, x2 क्या x प्लस x में कन्वर्ट हो रहा है, और स्टेप कैसा है साहब, फास्ट है। अच्छा रिवर्सिबल है, फास्ट है और रिएक्शन ये है रिवर्सिबल, बोले तो इक्विलिब्रियम पर। अगला है x प्लस वाई गिव्स टू एक्स वाई, और ये भी कैसा है, फास्ट है। अगला है x प्लस वाई टू, क्या एक्स वाई प्लस वाई ना, एक्स वाई प्लस वाई, और ये है स्लो। भैया जो स्लो वाली रिएक्शन है, अभी भी जिनको दिक्कत हो एक बार जरा ध्यान दें, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। जो स्लो वाली रिएक्शन है उसके लिए क्या लिखेंगे, रेट लॉ। चलो लिखते हैं रेट लॉ स्लो के लिए, बोलो R बराबर के एक्टिव मास ऑफ X इंटू एक्टिव मास ऑफ Y2। लिख लिया रेट लॉ यार, R बराबर के, और जो रिएक्टेंट है उन्हीं को तो लिखते हैं रेट लॉ में। फास्ट के लिए क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर फास्ट रिएक्शन एक से ज्यादा दी हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका लिखेंगे जो इक्विलिब्रियम पर होगी। हमें कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, साइन आपको बना के देगा। तो कौन सा कंसीडर करोगे, बोलो ये पहली वाली या दूसरी वाली, ये पहली वाली या दूसरी वाली, पहली वाली जो इक्विलिब्रियम पर होगी, जो रिवर्सिबल होगी उसको आप कंसीडर करोगे, दूसरे वाले को कंसीडर नहीं करोगे। अगर फास्ट रिएक्शन एक से ज्यादा है, इतना घूर के मत देखो, वरना ये फास्ट इतनी फास्ट हो जाएगी कि निपट जाएगी, ओम चौराहे पे मिलेगी जाके सीधे। भैया सिंपल सी बात है, अगर फास्ट रिएक्शन एक से ज्यादा है तो जिसमें ऐसा साइन मिलेगा ना उसको लिया जाएगा, दूसरे वाले को लिया नहीं जाएगा, या ये बोल देगा कि ये वाली इक्विलिब्रियम पर है। बात समझ में आ गई भैया? तो आप इसको लोगे, इसको नहीं लोगे, ये बेकार है, अपने लिए किसी काम की नहीं है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको K1 मान लिया, इसको K2 मान लिया। K2 बराबर क्या, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो भैया प्रोडक्ट क्या है, x इंटू एक्स, प्रोडक्ट क्या हो गया, x इंटू एक्स, अपॉन रिएक्टेंट क्या हो गया, x2।
तो ये x इंटू एक्स क्या आ गया यार, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, अपॉन आ गया x2। भैया K2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर बराबर मतलब K2 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन x2, ये दो कंपोनेंट हैं। हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो कंपोनेंट दिए हैं उनमें से एक ऐसा कंपोनेंट निकालो जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। क्या ऐसा कोई है, क्या ऐसा कोई है, x या x2? x। फिर सुन लेना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में से एक ऐसा कंपोनेंट निकालना है, एक ऐसा कंपोनेंट निकालना है जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। तो चलो x2 लिया, x2 रेट लॉ में नहीं था, बेकार हो गया। x रेट लॉ में है, अब अगर ये मेन रिएक्शन में ना हो तो काम बन जाएगा। रेट लॉ में है, देखो x मेन रिएक्शन में है या नहीं है, नहीं है भाई, ये x2 है और ये xy है, x कहाँ है? तो ऐसा कंपोनेंट जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, ये कौन हुआ, x। x की वैल्यू निकालो यार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर, भैया ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या, K2 इंटू एक्स2, K2 इंटू एक्स2। तो x बराबर क्या हो गया, K2 की पावर हाफ और x2 की पावर भी हाफ। अब अंडर रूट लगाओगे पावर क्या होगी, हाफ होगी। अब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आने का मतलब क्या है, पावर क्या हो जाएगी, पावर हाफ नहीं हो जाएगी। तो K2 की पावर हाफ, x2 की पावर हाफ। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू उठा के यहां पुटअप कर दो। तो भैया ये आ गया r बराबर K1 इंटू एक्स की जगह K2 की पावर हाफ इंटू x2, अबे एक्टिव मास तो लिख लो इसका, इंटू x2 की पावर हाफ। ये तो आगे इसकी वैल्यू, और आगे यहां पे क्या है बोलो, y2 भी तो है, तो आगे आ गया y2। दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, एक रिजल्टेंट कांस्टेंट क्या मान लिया, k। फर्क नहीं पड़ता, पावर कांस्टेंट की हाफ हो, पावर 5/2 हो, कांस्टेंट की पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट क्या मान लिया, k, और भैया ये है x2 की पावर हाफ और ये है y2। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि यार ये बताओ x2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, क्या बताते, हाफ, y2 के रिस्पेक्ट में 1, ओवरऑल क्या आ गया, हाफ प्लस 1 बोले तो 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आंसर आ गया 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पेन को रोकना, एक बार और देखना, एक बार और बता रहे हैं, बहुत सिंपल है लेकिन लगता थोड़ा टिपिकल है, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात हमें ये बताओ, रेट लॉ किसके लिए लिखोगे, स्लो के या फास्ट के? ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये मत दिमाग लगाना, अबे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बे ये इतना क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो है ये क्वेश्चन में ये पूरा लिखा हुआ है, ये एग्जाम में लिखा मिला है, हमने ये अपने तरफ से नहीं लिखा है, ये एग्जाम में ऐसे आया था, फाइंड द रेट लॉ। तो आपने सिर्फ क्या किया है, स्लो वाले के लिए क्या लिखा है, रेट लॉ, r बराबर K1, एक्टिव मास ऑफ x, एक्टिव मास ऑफ y2। दो फास्ट हैं, इसको कंसीडर किया है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है। फास्ट वाले के लिए क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट x इंटू एक्स अपॉन रिएक्टेंट y2। इसमें से एक ऐसा कंपोनेंट निकालो, मेन बात सिर्फ इतनी है बस, इसमें से एक ऐसा कंपोनेंट निकालो जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो। यहां दो ही तो कंपोनेंट हैं, एक x है, अबे ये भी x है, ये भी x है, और एक क्या है, y2, अबे सॉरी x2। दो ही तो कंपोनेंट हैं, एक x है और एक क्या है, x2। इन दोनों में से एक ऐसा कंपोनेंट जो रेट लॉ में हो मेन रिएक्शन में ना हो। तो भैया x2 तो रेट लॉ में ही नहीं था, बेकार हो गया, x रेट लॉ में था, मेन रिएक्शन में नहीं था। तो x अपने काम का, आपने x की वैल्यू निकाली, निकाल के यहां पुटअप करी और फाइंड कर लिया क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं समझ में आया, नहीं आया, पक्का? चलो नोट करो फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं।
स्लो वाले के लिए क्या लिखोगे? रेट लॉ। फास्ट वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फास्ट में से एक ऐसा कंपोनेंट निकालोगे जो रेट लॉ में हो, मेन रिएक्शन में ना हो, पुटअप करोगे सीधे आंसर आएगा। अगर ऐसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं तो जो स्लो रिएक्शन के लिए आपने लिखा है वही क्या हो जाएगा? रेट लॉ। वही क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भैया अगला क्वेश्चन बोले। नोट, चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो फटाक से। अब तो नोट कर लिया होगा साहब, अब तो बोले लिखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी हो। NO प्लस O2, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO प्लस O2 गिव्स टू NO3। NO प्लस O2 गिव्स टू NO3। माइनस मत लिख लेना, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट आयन नहीं है। NO प्लस O2 गिव्स टू NO3। रिएक्शन के सामने लिखो फास्ट रिएक्शन। रिएक्शन सामने क्या लिखोगे? फास्ट रिएक्शन। अगला स्टेप लिखो रिएक्शन का, स्लो वाला। NO3 प्लस NO3 प्लस NO2, NO3 प्लस NO2, NO3 प्लस NO2 गिव्स टू NO2 प्लस NO2 गिव्स टू NO2 प्लस NO2। NO, हाँ दोनों बार NO2 बेटा। NO3 प्लस NO2 गिव्स टू NO2 प्लस NO2। फाइंड आउट द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑब्वियस सी बात है। इसके पहले वाली क्या थी? फास्ट, तो ये वाली क्या है? स्लो। चलो निकालो फटाफट। अपने आप निकालो फिर हम बताते हैं। हाँ भैया ध्यान देना। NO सॉल्व करते रहो, तब तक हम भी सॉल्व कर रहे हैं, तुम भी सॉल्व करो। प्लस O2 गिव्स टू NO3। NO3 प्लस NO2। अबे NO2 नहीं यार, ये NO होगा बेटा, ये NO करो। अबे प्रिंटिंग मिस्टेक बे। NO प्लस NO2 प्लस NO2। भैया यार ऑब्वियस सी बात है यार, कहाँ से हो जाएगा? एक वो बैलेंस नहीं होता है ना, तो NO3 और ये NO। नोट कर लिया भैया? बोलो, ऊपर वाली रिएक्शन क्या थी? फास्ट, तो ये वाली क्या हो गई? स्लो। साहब दोनों को क्या करो? जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे तो NO3 खत्म। अब खत्म कर मत देना, दिमाग में खत्म करना। NO और NO, कितना NO हो गया? 2 NO प्लस क्या साहब? O2 गिव्स टू क्या? NO2 प्लस NO2 गिव्स टू NO2 प्लस NO2।
तो जो स्लो रिएक्शन है उसके लिए रेट लॉ लिखो, R बराबर के एक्टिव मास ऑफ NO3 इंटू एक्टिव मास ऑफ NO। जो स्लो रिएक्शन है उसके लिए रेट लॉ लिख लिया, इतना तो कर लिया होगा ना यार, ये हो गया K1। जो फास्ट रिएक्शन है उसके लिए लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चलो लिख लेते हैं, एक्टिव मास ऑफ NO3 अपॉन NO इंटू O2। तो एक्टिव मास ऑफ NO3 अपॉन एक्टिव मास ऑफ NO इंटू एक्टिव मास ऑफ O2। अब एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। भैया क्वेश्चन ये तुम्हें इतना दिया हुआ था, सॉल्व करना हमने अब स्टार्ट किया है। रेट लॉ लिखा स्लो के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा किसके लिए बोलो, फास्ट के लिए। अब इन तीनों में से एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढो जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, बोलो कौन, NO3। भैया इन तीनों में से एक ऐसा कंपोनेंट जो रेट लॉ में हो लेकिन यहां पे ना हो, तो NO रेट लॉ में भी है यहां भी है, बेकार हो गया। O2 यहां नहीं है, बेकार हो गया। NO3 यहां है और यहां नहीं है, तो NO3 काम का। मेरी बात समझ पा रहे हो ना भैया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में से एक ऐसा कंपोनेंट निकालना है जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, ऐसा कौन है, NO3। इसकी वैल्यू निकाल लो, आ गया आंसर यार, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो NO3 की वैल्यू क्या है साहब, NO3 बराबर K2 इंटू NO इंटू O2, खत्म। तो K2 इंटू NO इंटू O2 और NO3 की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, NO3 की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, तो रख दिया, आ तो गया आंसर भे। क्या, R बराबर K1 इंटू NO3 की जगह क्या, K2 इंटू, एक काम कर दें, NO इंटू NO क्या हो जाएगा, NO का स्क्वायर, NO इंटू NO बोलो क्या हो जाएगा, NO का स्क्वायर। तो NO का स्क्वायर इंटू O2 की पावर 1, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई रिजल्टेंट कांस्टेंट के मान लिया, आंसर आ गया। NO के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, O2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल आ गया थर्ड ऑर्डर। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्का। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्वेश्चन इतना टफ माना जाता है, कूड़ा क्वेश्चन है, कूड़ा मतलब निहायती कूड़ा, चाहे 4 स्टेप में आ जाए चाहे 5 स्टेप में आ जाए। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना क्या है, स्लो वाले का लिखोगे रेट लॉ, फास्ट वाले का लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक ऐसा कंपोनेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकालोगे जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, पुटअप करोगे आंसर। अब हम इसके पहले तक पता है क्या, ये नहीं लिखवाते थे लेकिन आज लिखवाएंगे, क्योंकि एक बच्चे ने हमसे बोला कि 6 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, तब CPMT भी होता था, 6-7 साल पहले एक महान एग्जाम होता था CPMT, ठीक है। उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर बन गए जो घोड़ों के डॉक्टर बनने लायक नहीं थे लेकिन आदमियों के डॉक्टर बन गए। उसका रीज़न ये था कि उस CPMT में फ्रॉडगिरी बहुत भयंकर होती थी। हम खुद जानते हैं ऐसे ऐसे लोगों को जो घोड़ों के डॉक्टर, भैंसों के डॉक्टर बनने लायक नहीं थे और भाई जी आदमी के डॉक्टर बने बैठे हैं। तो CPMT का कमाल है सब। तो एक क्वेश्चन उसमें आया था, तब तक हम यही लिखवाते थे यार कि एक ऐसा कंपोनेंट निकालो जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, उसको पुटअप करो, सीधे आंसर आएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसमें ऐसा कोई कंपोनेंट था ही नहीं। तो जब एग्जाम हो गया, बच्चा हमसे बोला कि सर आपने तो लिखवाया था एक ऐसा कंपोनेंट निकालना है जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, उसमें तो कोई कंपोनेंट था ही नहीं। अबे हमने कहा तभी तो वो कूड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि CPMT में आया था। कोई कंपोनेंट जब है ही नहीं तो क्या क्वेश्चन गलत हो गया? अबे तब तो कुछ करना ही नहीं है, जो स्लो स्टेप है उसी की जो पावर है वही क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो भड़भड़ा मत जाना, बोले ऐसा तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं जो सर ने बताया, स्लो में हो फास्ट में, ऐसा कोई है ही नहीं यार, क्वेश्चन गलत है।
क्वेश्चन के आगे OMR में लिख दिया, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में क्वेश्चन छोटा, क्वेश्चन गलत है, बोले हमने लिख दिया हम इंटेलिजेंट। अबे भैया ऐसा कोई कंपोनेंट अगर नहीं है, इसका मतलब है कि स्लो स्टेप जो है डायरेक्ट उसकी पावर 1+1 सीधे आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बात दिमाग में रहेगी या नहीं रहेगी? अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो स्लो वाले का सीधे रेट लॉ देखोगे और जो स्लो वाले का रेट लॉ होगा उसी के एक वही करेक्ट रेट लॉ होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन थे। इससे टफ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में नहीं बन सकते किसी भी हालत में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैकेनिज्म आपको 100% गिवन होगी। आप भी अभी तक क्या होता था, आप रटते थे, आप क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन का रेट लॉ और उसको पहचाना और रट लिया। अबे रटना वटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो, सीधे सारे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन निकल जाएंगे कि स्लो वाले का रेट लॉ, फास्ट वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फास्ट में से एक ऐसा कंपोनेंट निकालना है जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, पुटअप करना है, सीधे आंसर आएगा। कोई कंपोनेंट अगर नहीं है तो जो आपने स्लो वाला स्टेप लिखा हुआ है वही करेक्ट रेट लॉ है, वही करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइंड करेगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्वेश्चन निकाल लोगे, कसम से सही बता, झूठ ना बोलना, निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे, ठीक बात। ये खत्म हुई आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। हेडिंग डालिएगा पैरेलल रिएक्शन। मेरी आंखों में मत देखो, स्पेलिंग घंटा नहीं बताएंगे बेटा, हमें खुद स्पेलिंग नहीं आती, हम तुम्हें कहां से बताएंगे। पैरेलल रिएक्शन, हम भी तुम्हारे भाई हैं, तुम भी यूपी बोर्ड के, हम भी यूपी बोर्ड के। वो होता ना, हाँ, वो सीरीज और पैरेलल समझते ना, सीरीज और पैरेलल, बस वही वाली स्पेलिंग होगी, पैरेलल रिएक्शन। भैया पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, चलो देख लेते हैं। भैया इसको नोट कर लिया है, हटा दिया जाए इसको, ठीक। हाँ बेटा, पैरेलल, थैंक यू भाई। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, अपन लोग ने क्या किया, ये CH3, थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे, सुनना और भूल जाना, जब मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बोला ये है, यहाँ पे H+ लिया, कोई भी अल्कोहल में H+ लिखा उसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और प्रोडक्ट हमेशा होती है एल्कीन, ठीक है। तो दो रास्तों से बना रहे हैं, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 1, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, ये कार्बोकैटायन होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर ये बगल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। पहले अपने आप को स्टेबल करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन जब तक ये अपने आप को स्टेबल कर रहा होगा तब तक 10 से 20% प्रोडक्ट यहां से भी बन चुका होगा। तो एक प्रोडक्ट बनेगा क्या, बेटा प्रोडक्ट बनाना नहीं सिखा रहे हैं हम, तुम्हें पैरेलल रिएक्शन सिखा रहे हैं। प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो तुम्हें बच्चों का खेल लगेगा, सीधे देखते ही आराम से बनाओगे। तो अभी तो हम सिर्फ फिलहाल इतना बता रहे हैं कि हमें बताओ रिएक्टेंट कितना है, 1 है या 2 है? रिएक्टेंट 1 या 2? 1। ये रिएक्टेंट नहीं बेटा, ये रिजेंट है, ये रिएक्टेंट नहीं है। ये क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन हुई है 4:10 पे, अगर रिएक्शन 4:10 पे हुई है तो ये दोनों प्रोडक्ट भी कितने बजे बने होंगे, 4:11 पे या कुछ सेकंड बाद दोनों प्रोडक्ट साथ में ही बने होंगे। कुछ परसेंटेज इसका, कुछ परसेंटेज इसका। अलग बात है ये 20% और ये कितना, 80%। पैरेलल रिएक्शन होती है वो रिएक्शन जहां पे एक ही टाइम पे एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएं, उस रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलते, पैरेलल रिएक्शन। जैसे कि रिएक्टेंट A था और इस रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट से क्या बन गया, B, क्या बन गया, C, क्या बन गया, D। एक ही रिएक्टेंट से एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन। तो ये भी पैरेलल रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये भी पैरेलल रिएक्शन ही है। हम क्यों पढ़ रहे हैं पैरेलल रिएक्शन पे? एक्चुअल में क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग रट लेते थे कि यार ये मेजर, ये माइनर, या हाइपर कॉन्जुगेशन देख के, या स्टेबिलिटी देख के, या रिजोनेंस देख के, या ट्रांस देख के कि ये मेजर, ये माइनर। अब आपको वो देख के आप पहचान ही ना पाओ कि यार दोनों के दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन कांस्टेंट हो, सेम हो। ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, कुछ नहीं है, सुनना, कोई बकवास चीज़ है यहाँ से हटा देना, इस चैप्टर का नहीं है, सुनना बस, ठीक है।
दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो, दोनों में रेजोनेंस सेम हो, दोनों ट्रांस हो, दोनों सेम लगे, तब भी एक का परसेंटेज ज्यादा और एक का परसेंटेज कम, ये तुम्हें बताएगा रेट कांस्टेंट कि किसका परसेंटेज ज्यादा है और किसका परसेंटेज कम है। पैरेलल रिएक्शन पढ़ने का ये रीजन है, हमें ये नहीं पता था कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा माइनर है, किसका कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए पैरेलल रिएक्शन पढ़नी पड़ी कि किसका कितना परसेंटेज आएगा, कौन 20% है, कौन 18% है, कौन 95% है। परसेंटेज, प्रोडक्ट का परसेंटेज निकालने के लिए जरूरत पड़ी क्या पढ़ने की, पैरेलल रिएक्शन। कैसे निकालते हैं इसका रेट लॉ, इसी की बात अपन लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, बोले तो कल। ठीक है, हमने बोला 3-4 घंटे पढ़ाएंगे और 3 दिन कम, क्योंकि आज के टर्न पे बच्चों की क्लास होती है फिजिक्स की। तो जरा सुन लेना 1 मिनट। कल की क्लास की टाइमिंग 3:30 बजे। कल क्लास की टाइमिंग दोपहर 3:30 बजे। कल टाइमिंग कितने बजे से है, दोपहर 3:30। और सुन लेना, केमिकल काइनेटिक्स खत्म, केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू कर दूंगा कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम कल शुरू कर दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स की सीट मिल जाएगी, केमिकल काइनेटिक्स के काफी क्वेश्चन लगवा दूंगा, इक्विलिब्रियम 100% स्टार्ट कर दूंगा। तो कल की टाइमिंग बोलो, दोपहर में 3:30 या रात को 3:30? दोपहर में 3:30 की टाइमिंग भी है, रात को नहीं यार।